गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। तो विमीय समीकरण के 3 अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए पहले हम देखते हैं कि विमाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं और वो क्या है, जिसमें फर्स्ट है, अगर कोई सूत्र दिया हुआ है आपको तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा होती है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होती है, तभी वो सूत्र सही होगा। ठीक है, और इसे कहते हैं, कैसे अभी समझाएंगे, इसे कहते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक है, ये काम कैसे करेगा अभी हम बताएंगे, एक बार आप लिख लीजिए। सेकंड है कि समान विमा वाली भौतिक राशियां ही जोड़ी व घटाई जा सकती है। कैसे काम करेगा बताएंगे, एक बार आप ये 2 गुणधर्म पहले लिख लीजिए। जोड़ी व घटाई जा सकती है, इसे कहते हैं विमाओं के समघातता का सिद्धांत। ठीक है, कुल मिलाकर क्या है, 2 सिद्धांत है, समांगता का और समघातता का। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर होगी आरएचएस की विमा के, और इसमें समान विमा वाली भौतिक राशि ही जोड़ी और घटाई जा सकती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं उपयोग से। तो टोटल 3 उपयोग है, जिसमें पहला तो है आपका फर्स्ट कि हम विमाओं का उपयोग करके, विमीय समीकरण का उपयोग करके विभिन्न भौतिक राशियों के बीच सूत्र निकाल सकते हैं। यानी कोई भी नया सूत्र अगर हमें बनाना है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच सूत्र या संबंध निकाल सकते हैं, क्या करके, विमीय समीकरण का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो उपयोग है, अब डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, एक बार पहले उपयोग लिख लीजिए। दूसरा है कि कोई सूत्र सही है या नहीं, इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सूत्र सही है या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। या आप कह सकते हो कि समीकरण की विमीय संगति की जांच कर सकते हैं कि विमीय दृष्टि से सही है या नहीं। ठीक है, और जो थर्ड इसका अनुप्रयोग है वो है कि किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति, जैसे एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच हम सूत्र निकाल सकते हैं। सेकंड क्या है, सूत्र सही है या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि किसी भौतिक राशि का मान जैसे एमकेएस से सीजीएस में या फिर सीजीएस से एमकेएस में हम निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में सूत्र निकाल सकते हैं। पहला क्या था, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र कैसे निकालेंगे, देखो एग्जाम्पल इसका। माना कि जैसे मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होगा कि माना एक भौतिक राशि है, जैसे स्थितिज ऊर्जाएं, कि माना स्थितिज ऊर्जा, ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि कोई स्थितिज ऊर्जा है, वो द्रव्यमान स्मॉल m पर और त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g पर तथा ऊंचाई स्मॉल h पर निर्भर करती है।
निर्भर करती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का सूत्र बताइए या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? आपको इस तरह से दिया हुआ होगा कि कौन कौन से सूत्र में हमारे पास क्या क्या आने चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा m पर निर्भर करती है, गुरुत्व त्वरण g पर और ऊंचाई h पर निर्भर करती है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालिए। अब देखिए, आपको पता है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का आंसर होता है कि ऊर्जा इक्वल आती है mgh के बराबर। ठीक है, अब mgh यानी ये सूत्र हमें पता है, लेकिन हमें इससे विमीय समीकरण का उपयोग करके निकालना है। तो निकालने के लिए हमारे पास में स्टार्ट करते हैं कि आपके पास में स्थितिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है द्रव्यमान स्मॉल m पर। तो हमें अब नहीं पता कि m की कितनी घात पर निर्भर करती है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि माना ऊर्जा m की घात x पर निर्भर करती है। ठीक है, इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है गुरुत्वीय त्वरण g की घात y पर। अब इसको केवल इसने तो g दिया है ना कि g पर निर्भर करती है, हमें नहीं पता घात क्या आएगी, तो हमने इस पर क्या मान लिया कि y घात इसकी y है। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा जो है निर्भर करती है किस पर? ऊंचाई h पर। तो हमने इसकी घात को मान लिया z। तीनों की घात हमने मान ली, जिस जिस पर भी निर्भर करता है ये बताता है उसकी घात x y z हमें मानना है। ठीक है, तो अब इसको एक साथ कैसे लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि समानुपाती किस किस पर निर्भर करती है? m की घात x पर, g की घात y पर, h की घात z पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब इसको जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट के और m की घात x, g की घात y और h की घात z, यही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में सूत्र है, या फिर इस स्थितिज ऊर्जा को मैं यू लिख दूं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एक तरह से यू होती है ना, तो इसको मैंने लिखने में लिख दिया कि यू इक्वल फॉर्मूला आ रहा है के कांस्टेंट है। ठीक है, कोई नियत राशि है, g की घात y, h की घात z। आप बोलोगे के कहाँ से आया? जब भी समानुपाती का साइन हटता है तो उसके इक्वल का साइन आकर के हम लगाते हैं, कोई कांस्टेंट, ये समानुपातिक स्थिरांक इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम वही आपको स्टार्टिंग में जो 2 पॉइंट लिखाए थे उसमें विमीय समांगता के सूत्र का उपयोग करेंगे। विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या था कि लेफ्ट हैंड की साइड विमा इक्वल होनी चाहिए और राइट हैंड की साइड विमा के LHS की विमा इज इक्वल्स टू RHS की विमा, ये होना चाहिए। अब आप देखिए LHS में क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं LHS की विमा। LHS की विमा क्या होगी? ऊर्जा की विमा क्या होती है? ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जो कार्य की विमा होती है वही ऊर्जा की विमा होती है, और ये होती है m1L2T-2। ठीक है, ऊर्जा की विमा क्या होगी? जो कार्य की विमा होती है वो होती है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट RHS की विमा। अब RHS में क्या है? RHS की विमा कैसे निकालेंगे? RHS में क्या सूत्र था? RHS में दे रखा है आपके पास में के तो कांस्टेंट है। ठीक है, RHS है क्या? इधर मैं लिख देती हूँ, शो कर देती हूँ। RHS में आपके दे रखा है के m की घात x, g की घात y और h की घात z, यही है। अब आप देखिए के कांस्टेंट राशि है और आपने बताया था कि जो नियत राशि होती है वो विमाहीन होती है, यानी इसकी कोई विमा आएगी नहीं। दूसरा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को आप क्या लिखोगे? जैसे m, l और t आप जब लिखते हो तो m क्या है? द्रव्यमान, यानी m के ऊपर 1 लगा दिया। अब m के साथ में l कुछ है नहीं, t भी कुछ नहीं है, इसलिए L0 T0 और घात x है तो आपने लिख दिया x। क्लियर? यानी क्या किया? अब इसी तरह से देखो गुरुत्वीय त्वरण g, पहले तीनों के लिए मैं MLT लिख देती हूँ। ठीक है, घात y और MLT घात z। ठीक है, अब ये तो द्रव्यमान की बात हुई कि m के ऊपर 1 आएगा क्योंकि द्रव्यमान है, लंबाई नहीं है, समय नहीं है, तो दोनों पे 0 0 और घात x। अब गुरुत्वीय त्वरण g के लिए क्या होता है? त्वरण की जो
की विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, त्वरण का द्रव्यमान पर तो 0, लंबाई में 1 होता है, टी पर क्या होता है -2 होता है। ठीक है, और इस पर पूरे पर y घात लगी हुई है तो y लिख दिया। अब ये है ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, एक तरह से दूरी होती है ना, तो ये क्या है, द्रव्यमान तो है नहीं 0, दूरी है तो 1, क्योंकि h क्या है, एक तरह से दूरी है, इसलिए मैंने लंबाई पर 1 लगा दिया। और t समय नहीं है तो 0। ये आपके पास में आया। फिर से अब देखेंगे RHS की विमा कैसे। नेक्स्ट, समझ में आया क्या किया है। ये जो आपके पास में RHS था, हाँ तो देखिए RHS की विमा में हमने कहा था कि जो K है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट विमाहीन होता है, इसलिए हमने लिखा नहीं। फिर रहा द्रव्यमान, त्वरण और ऊंचाई, उन सब के लिए हमने MLT लिख दिया, तीनों के लिए घात लगा दी XYZ। अब द्रव्यमान के लिए M1 आएगा और बाकी L और T 0। त्वरण के लिए विमा M0 होता है, L1 T-2, और ऊंचाई के लिए केवल लंबाई आएगी, बाकी दोनों 0। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, M को एक साथ या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये तो 0 0 आएगा और x केवल 1 से मल्टीप्लाई होगा। इधर y वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है ही, y L1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2y। फिर m z, m के ऊपर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। क्या आया, अब ये m वाले जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो x है 0 है 0 है प्लस 0, L वाले प्लस कर दो 0, एक 0 है, y है और z है, और t वाले प्लस कर दो तो t पर 0, -2y, माइनस का 2y, और एक क्या है 0, t पर 0 है ना। तो जो भी है घातें वो हमने ऐड कर दी। अब क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। x L के ऊपर y प्लस z और t के ऊपर माइनस का 2y। तो ये हमारे पास RHS की विमा आती है। अब हमें पता है विमीय समघातता के सिद्धांत से कि दोनों विमा इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वेशन 2, तो चूंकि विमा इक्वल होनी चाहिए, LHS की विमा इक्वल RHS की विमा इक्वल RHS की विमा, तो रख देते हैं दोनों। LHS की विमा क्या थी, LHS की आपके पास में ऊर्जा वाली M1 L2 T-2, और RHS की क्या है MX L y प्लस Z और T-2y, यही है। अब क्या करें, नेक्स्ट दोनों को कंपेयर कर ले। जब इक्वल है तो क्या होना चाहिए, m के ऊपर जो विमा है वो इक्वल होनी चाहिए, तुलना से दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या होगा, m के ऊपर 1 है, इधर m के ऊपर x है, तो 1 इक्वल x, तो ये आपके पास में डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, x निकल गया। अब y निकालते, यानी 2 वाली l की तुलना करने पर, l की घातों की तुलना क्या होगा, 2 बराबर y प्लस जेड, ये है 2 बराबर y प्लस जेड। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 4 कर देते हैं, और जेड ये जो आपके t है, t की घातों की तुलना, t की घातों की तुलना करेंगे तो -2 है और इधर माइनस का 2y है, सॉरी -2 बराबर माइनस का 2y। तो देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 क्या हुआ 1, तो y इक्वल क्या आया 1, y की वैल्यू भी आ गई 1, इक्वेशन नंबर 5। अब y इक्वल 1 अगर आप समीकरण 4 में रखोगे तो क्या आएगा, y की जगह 1, तो इक्वेशन 4 से क्या आएगा, x इक्वल तो 1 आ गया और y इक्वल भी 1 आ गया, और इक्वेशन 4 में क्या आ रहा है, 4 में दे रखा है 2 इक्वल y प्लस जेड। तो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आया ये, या फिर 2 - 1 बराबर जेड, या 1 इक्वल जेड। तो जेड की वैल्यू भी आपके पास में क्या आ गई, 1 आ गई यहाँ से। अतः जो सूत्र है आपका वो क्या आया था, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू के एम की घात x, जी की घात y, h की घात z, यही था। तो यहाँ से क्या आएगा, u इक्वल के एम की घात 1, जी की घात 1 और h की घात भी 1, या क्या आया, u इक्वल के एम जी एच, ये सूत्र है। ठीक है, हमने कहा था ना स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम जी एच। अब ये जो k होता है इसका मान जो है k इक्वल 1, ये कहाँ से आया, ये हमें नहीं निकालना होता, ये आपको
आप चाहो तो बोल सकते हो कि कहीं कहाँ से आया है, ठीक है, कहाँ से आया है। आपको ये निकालना नहीं है, क्योंकि विमीय समीकरण का उपयोग करके हम नियतांक की विमा नहीं निकाल सकते, ये इसकी एक कमी है। तो इस नियतांक का मान नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमें केवल यही आंसर लिख के आना है। लेकिन ये हमें पता है कि विमा, इसके जो स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है उसमें के का मान 1 होता है, इसलिए U इक्वल सूत्र mgh। आप यहाँ तक करके आओगे वो भी सही है, ठीक है। तो ये तो था आपका फर्स्ट अनुप्रयोग। अब आपके सेकंड अनुप्रयोग आता है कि कोई सूत्र सही है या नहीं, इसकी भी हमें जांच करनी है। क्या कर सकते हैं, विमीय समीकरण का उपयोग करके किसी सूत्र का सही होना या नहीं होना हम बता सकते हैं। तो दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है सूत्र की जांच करना, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसके एग्जाम्पल के रूप में कि आप जांच कीजिए कि ये सूत्र सही है क्या। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र दिया हुआ है आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। तो जांच कीजिए सूत्र सही है या नहीं, सूत्र की जांच कीजिए। अगर इस तरह का सूत्र दिया हुआ है तो वही सेम अपन क्या करेंगे, इसका आंसर कि विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या होना चाहिए, LHS की विमा बराबर होनी चाहिए RHS की विमा के होनी चाहिए ना। अगर ऐसा आ जाता है तो सूत्र सही है, नहीं तो सूत्र क्या आएगा, गलत। तो ये करने के लिए सबसे पहले LHS की विमा लिखो। LHS की विमा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यानी ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा अभी अभी हमने देखी थी, जो कार्य की होती है वही ऊर्जा की होती है, इसलिए आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है, या फिर आप कार्य की निकाल करके डायरेक्ट लिख सकते हो। ये होती है इक्वेशन नंबर 1। अब RHS की विमा देखें। RHS में क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। RHS की विमा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर की विमा, और इसकी विमा में देखो आप, हाफ एक संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान विमाहीन होता है। बचा क्या, एम, एम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान के ऊपर क्या है, 1 है घात, तो एम पर 1। दूसरा क्या है, वी यानी वेग, वेग की विमा क्या होती है, MLT। वेग की विमा क्या होती है, m0L1T1। ये कैसे लिखा है मैंने, क्योंकि आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन जो है वो दूरी ही होती है। तो इसकी विमा हम लिखते हैं m0L1T0, और समय को m0L0T1। अब ये टी ऊपर जाएगा तो वेग की विमा क्या आती है, m0L1T-1, क्योंकि ये वेग टी ऊपर जाएगा ना, इसलिए इसकी विमा m0L1T-1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, T-1। अब देखो आप ऐड करो तो m को 1 प्लस 0 यानी m के ऊपर जो घात है तो 1 आएगा, l के ऊपर 1 है, t के ऊपर -1 है। एक चीज़ और, यहाँ v का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। और अगर ये स्क्वायर लगता है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 0, और ये वापिस से देखिए आप, m के ऊपर तो 1 है ही, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m0L2T-2। अब ठीक है, या फिर देखिए आप, अब ऐड कीजिए 1 प्लस 0, और L पर 2 है ही, T पर -2 है, क्या आया, m1L2T-2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन, ये क्या चल रहा है, RHS की विमा, दोनों इक्वल है कि नहीं, 1 और 2 इक्वल है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 सेम है इसलिए ये दिया गया सूत्र सही है, ठीक है। चूँकि इक्वेशन 1 व 2 से LHS की विमा इक्वल आ गई RHS की विमा, और ऐसा है तो दिया गया सूत्र सही है, अतः दिया गया सूत्र सही है। क्लियर। तो ये आपका दूसरा अनुप्रयोग। अब है आपके पास में तीसरा अनुप्रयोग कि किसी भौतिक राशि का मान
एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम निकाल सकते हैं। भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ज्ञात करना। अब देखिए इसका कैसे करेंगे एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपके पास में मान लो ये दिया हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मान CGS में निकालिए। CGS भी पद्धति होती है ना, CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस तरह से करेंगे इसको आंसर देखिए अपने पास में सूत्र होता है, दो अगर मात्रक पद्धतियां हैं तो आपके पास में सूत्र होता है N1, ये एक सूत्र होता है N1 U1 इक्वल N2 U2, जहाँ U1 U2 उसके किसी मात्रक पद्धति में N1 होता है आंकिक मान, U1 होता है यूनिट, या आप ऐसे कह सकते हो कि N1 M1 L1 T1 इज इक्वल्स टू N2 और M2 L2 T2, ये सूत्र होता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। या फिर आप कह सकते हो कि N1 इज इक्वल्स टू N2 और M2 अपॉन M1 L2 अपॉन L1 और T2 अपॉन T1। ये इक्वेशन हम डाल के छोड़ देते हैं, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर घाते भी लगेगी, वो किस तरह से लगेगी, आपके पास में दिया हुआ है क्या, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि त्वरण है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण की पहले हम विमा देख लेते हैं, क्या होती है त्वरण की विमा, जी की विमा। ठीक है, देखिए त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, विमा वही आएगी जो त्वरण की आती है। और त्वरण की विमा क्या होती है, M0L1 T-2। ये मैंने कैसे लिखा है, देखो मात्रक दिया हुआ है आपके पास में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, G इक्वल 9.8। यहाँ से देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर का तो L1 प्रति सेकंड नीचे है ना समय, तो -2 और M0 यानी द्रव्यमान इसमें नहीं है इसलिए 0। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि मात्रक आपको दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड, तो M0L1 T-2। ठीक है, अब हमारे पास में सूत्र है N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। ठीक है, अब इनके ऊपर हम लगाएंगे घात। हम मान रहे हैं यहाँ पर जो N1 है वो है 9.8। ठीक है, 9.8 है, तो वैल्यू रखें अब N2 इक्वल 9.8, क्योंकि N1 आंकिक मान है, और M1 जो है ये 1 वाली, इसका मतलब जो 1 है वो कौन सी है, MKS पद्धति। हमें CGS में वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 वाली कौन सी है, CGS, और 2 कौन सी है, CGS पद्धति। ठीक है, तो M1 है 1 वाली, M1 मतलब द्रव्यमान। चलो अभी तो M1 अपॉन M2 ही करते हैं। अब देखो विमा क्या है, M0L1 T-2 है ना, M के ऊपर 0 है तो ये 0 लगा दिया। L1 अपॉन L2, L के ऊपर कितना है 1 है ना, तो ये हम यहाँ पे घात लगाएंगे 1। T1 अपॉन T2, T के ऊपर कितने घात है -2, तो ये हम घात लगाएंगे -2। क्लियर है। अब देखिए आप 9.8 तो सेम है, M1 1 वाली MKS पद्धति है, MKS में M1 में क्या होता है किलोग्राम, और 2 वाली कौन सी है CGS में द्रव्यमान क्या होता है ग्राम में, और इसके ऊपर घात है 0। दूसरा L1
L1 1 वाली में L1 क्या होती है मीटर में, और CGS में L2 क्या होती है सेंटीमीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में होती है ना, और इस पर घात है 1। समय CGS और MKS दोनों में ही सेकंड होता है, दोनों में हमने लिख दिया सेकंड। समझ में आया क्या किया है हमने? क्लियर। अब आप देखिए इज इक्वल्स टू 9.8 तो सेम है ही, kg। अब दोनों को हमें सेम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम, और नीचे भी ग्राम है, घात है 0। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर, घात है 1। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, चलो अभी आप लिख दो ऐसे कैसे। अब आप देखिए 9.8 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा आपके पास में 1000 की घात है 0, 100 की, ठीक है, घात 0, 100 की घात 1, और ये कैंसिल होकर 1 की घात -2, यही बचा। अब आप देखिए 9.8, 1000 की घात है 0, और किसी भी राशि की घात जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1, ठीक है। 1000 हो चाहे 2000 हो, घात अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, मल्टीप्लाई 100 की घात 1 है तो 100, और 1 की घात कितनी भी हो हमेशा 1 ही निकलता है। तो क्या आया 9.8 मल्टीप्लाई 100, या फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 980। तो क्या वैल्यू आई CGS में, N2 इक्वल चल रहा है ये आपके पास में, N2 इक्वल, तो क्या वैल्यू आई आपके पास में N2 इक्वल 980। अतः CGS में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आएगा, G इक्वल 980, और मात्रक जो CGS है उसमें सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, ये मात्रक आपने सीधा लिखा, जो त्वरण का मात्रक होता है ना वो आपने लिख दिया CGS में। तो ये इस तरह से आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान भी निकाल सकते हैं किसी भौतिक राशि का, ठीक है। तो ये है विमीय समीकरणों के 3 अनुप्रयोग। धन्यवाद।